गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू जूलॉजी वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। चलो आज के इस टॉपिक पे चलते हैं हम। अगर हम बात करें यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर रेस्पिरेशन, इन दोनों की प्रोसेस के दौरान कुछ सब्सटेंस एनिमल्स की बॉडी में अकुमुलेट होते हैं। जैसे एनिमल्स अकुमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O, आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, either by metabolic activity or by other means like excess ingestions। तो जो भी हम फूड को इंजेक्ट करते हैं उससे जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये सारे सब्सटेंस एनिमल की बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, अकुमुलेट। लेकिन ये सारे सब्सटेंस कुछ यूजफुल नहीं है। दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्शियली। और इस कूड़े कचरे को या तो टोटली बाहर फेंक दिया जाएगा या पार्शियली कुछ मात्रा में रखा भी जाएगा और कुछ फेंक दिया जाएगा। और इनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो वाटर को पार्शियली रिमूव किया जाएगा, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाएगा। इन सारे सब्सटेंस में अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। इन सभी में मोस्ट हार्मफुल और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो हमारे पास आते हैं निकल के, वो थ्री है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। थ्री सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और इन्हीं सब्सटेंस के बेसिस पर एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, अमोनोटेलिक, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले, यूरियोटेलिक, यूरिया एक्सक्रीट करने वाले, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले हैं। और इन तीनों को यहां से अब आगे हम समझने वाले हैं वन बाय वन करके। चलो चलते हैं यहां से आगे। अगर हम तो देखें यहां से आगे, फर्स्ट यहां पर हमारे पास है अमोनोटेलिक। Those animal which excrete ammonia are called as ammoniotelic, and the process of excreting ammonia is called ammonotelism। प्रोसेस को नाम दिया है अमोनोटेलिज्म और एनिमल्स को हमने कह दिया है अमोनोटेलिक। और उसके बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास बोनीफिसेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर। यही मेन एग्जाम्पल है यहाँ पर अमोनोटेलिक के। बोनीफिसेस जो कि मछली जल की रानी है, पानी में ही रहेगी, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। जो सभी जगह पर वाटर की बात क्यों हो रही है अमोनिया से रिलेशन में, इसलिए हो रही क्योंकि जो पॉइंट देखो, अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म कौन है, अमोनिया, and requires large amount of water for its elimination। इसके एलिमिनेशन के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रिक्वायर्ड है, वाटर। और इसीलिए ऐसे एनिमल ही अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे जो एक्वेटिक होंगे। इसीलिए यहाँ एग्जांपल बोनीफिसेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में हमने बहुत सारे पढ़े, हनी बी, काकरोच, मॉस्किटो, ये सब के सब क्या है, इंसेक्ट्स। तो एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ये तीनों के तीनों एग्जांपल्स हैं किसके, अमोनोटेलिक के। अमोनिया इज readily soluble and generally excreted by diffusion across the body surface through gill surface in feces as ammonium ion। तो अगर हम बात करें जनरल बॉडी सरफेस की, तो जनरल बॉडी सरफेस है इनकी, और यहीं से ये अमोनिया क्या हो जाती है, एक्सक्रीट। अमोनियम आयन यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट। कौन सी प्रोसेस से होगा, प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और वाटर में ये इजीली क्या है, सोल्यूबल। अमोनिया वाटर में इजीली क्या है, सोल्यूबल, इसलिए एक्सक्रीट हो जाती है। और फिशेस में ये गिल्स के द्वारा क्या होगी, एक्सक्रीट होगी। कौन सी फिशेस में,
बोनी फिशेस में। चलो आगे चले यहां से। यूरियोटेलिक टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। यूरियोटेलिक का मतलब है दोज एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया। ऐसे एनिमल जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसी को हमने क्या नाम दिया है, यूरियोटेलिक। और टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेजर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो जो एक्वेटिक एनिमल है उनके पास तो वाटर अवेलेबल है, तो वो वाटर की हेल्प से अमोनिया को एक्सक्रीट कर देंगे। लेकिन ये अगर एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन में आ गए हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिट में आ गए हैं, जमीन पे रहने लग गए हैं, उनके पास इतना वाटर नहीं है कि वो अमोनिया को एक्सक्रीट कर पाए। इसलिए उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ वाटर करने के लिए उन्होंने सब्सटेंस चुने, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये यूरिया और यूरिक एसिड एक टाइप का टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है, ये ध्यान रखना आपको यहाँ से। इस यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल है मेमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। एक्वेटिक एम्फीबियंस उधर गया, यहाँ कौन आया है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। मेराइन फिशेस, बोनी फिशेस अमोनिया में, ये कैसी है, मेराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। और इन्हें क्या नाम दिया है, यूरियोटेलिक एनिमल्स। Ammonia produced by the metabolism is converted into urea। तो क्या मेमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मेराइन फिशेस, हम कहाँ आते हैं, हम मेमल्स में, मतलब हम भी यूरियोटेलिक ही है, ह्यूमन बींग्स भी यूरियोटेलिक है। और ह्यूमन बींग्स या यूरियोटेलिक या मेमल्स के अंदर देखें तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कहाँ किया गया है, लीवर के अंदर। अमोनिया इज produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys। तो जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको अमीनो एसिड की हेल्प से किस में कन्वर्ट किया गया है, यूरिया में। कहाँ कन्वर्ट किया गया है, लीवर में। तो लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा, किडनी में यूरिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और उस यूरिया को ब्लड में क्या कर दिया है, पोर्ड कर दिया, और ब्लड इसको ले जाता है किडनी के पास, और किडनी इसका क्या करती है, फिल्ट्रेशन। किसमें, यूरियोटेलिक एनिमल्स में। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix some of these animals to maintain desired osmolarity। इस पॉइंट को समझने के लिए जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म समझेंगे आगे, तब आपको ये पॉइंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि सारी यूरिया जो हमारे लिए हार्मफुल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, इसको कहाँ निकालना है, बॉडी से बाहर। लेकिन कुछ अमाउंट में यूरिया को हम क्या करती है, बॉडी रिटेन करके रखती है। कहाँ पर, किडनी के अंदर। किसके लिए, ऑस्मोलरिटी के कंसंट्रेशन के लिए। वो आगे हम डिस्कशन करेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट थर्ड है हमारा यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस कौन था हमारा, अमोनिया। और लिस्ट टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड। एंड रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट। और यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को ही यूरिकोटेलिक कहा है। एग्जाम्पल रेप्टाइल, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स। एक्वेटिक इंसेक्ट्स हमारे कहाँ गए थे, अमोनिया में। और ये सिंपल इंसेक्ट्स कहाँ है, यूरिकोटेलिक। excrete nitrogenous waste as a uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricoteric animals। तो वाटर का मिनिमम लॉस कर रहे हैं ये पेलेट्स या पेस्ट के फॉर्म में, या तो पेस्ट के फॉर्म में आएगा या फिर पेलेट छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में आएगा। और उन एनिमल्स को हमने नाम दिया है यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल्स। क्या सभी एनिमल्स के अंदर किडनी ही एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे हमने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखा है, क्लासिफिकेशन में लोअर एनिमल से हायर में अगर हम चलते हैं तो एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, चेंज। चलो अब समझते हैं किसमें कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है।
most of the invertebrates, most of the invertebrates जिसमें वर्टिबल कॉलम क्या है, absent. These structure are simple tubular forms. मतलब ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे. ऐसे सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं ये. क्या है? सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें यहां पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन. इस ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन. सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनमें रखे हैं. Whereas vertebrates have complex tubular organ that is called kidney. लेकिन vertebrates, हायर एनिमल्स vertebrates के अंदर एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. ऐसा सिंपल एक ट्यूब नहीं है, ट्यूब का एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बन गया है और उसे हमने नाम दिया है किडनी. तो हमारे अंदर क्या है, किडनी. अब हम चलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया. प्रोटोनेफ्रिडिया आर फ्लेम सेल्स. ये प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो फिल्ट्रेशन का वर्क करती है और ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म्स इनको कॉमनली कहा है, रोटिफर्स एंड सम एनेलिड्स, फाइलम एनेलिडा एंड सिफेलोकॉर्डेट्स जिसमें एम्फियोक्सिस आता है. इन सभी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया आर फ्लेम सेल्स. और इन फ्लेम सेल्स की हेल्प से ही ये क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीशन. तो प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम एनेलिड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट, एम्फियोक्सिस, ये जो है सारे एग्जाम्पल है जिनमें प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन. चलो, प्रोटोनेफ्रिडिया are primarily concerned with the ionic and body fluid volume regulation, that is osmoregulation. तो ये केवल एक्सक्रीशन का ही फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है, साथ ही साथ इस कौन सा परफॉर्म करता है फंक्शन, आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन मींस ऑस्मोरेगुलेशन. तो फ्लेम सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है, साथ ही साथ एक्सक्रीशन का वर्क भी करेगा. ऑस्मोरेगुलेशन मतलब बॉडी के अंदर आयोनिक और बॉडी फ्लूइड्स का बैलेंस रखना, यही क्या कहलाता है, ऑस्मोरेगुलेशन. और ये ऑस्मोरेगुलेशन का वर्क भी कौन करेगा, प्रोटोनेफ्रिडिया आर फ्लेम सेल्स. चलो आगे चले, यदि हम यहाँ से, तो अगला हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रिडिया. अब हम फाइलम बाय फाइलम इंक्रीज होते जा रहे हैं. नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम Annelida and other annelids. Nephridia helps to remove nitrogenous waste and maintain fluid and ionic balance. वही ऑस्मोलरिटी भी मेंटेन करते हैं नेफ्रिडिया और एक्सक्रीशन का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं नेफ्रिडिया. तो अर्थवर्म जो कि किस फाइलम को बिलोंग करता है, एनेलिडा फाइलम्स को, इनके अंदर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होंगे, नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन होंगे. नेफ्रिडिया भी कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर हैं. ये कप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, फिर ये ट्यूब स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ से, और ये यहाँ से एक्सक्रीटरी यहाँ इस तरह से लगे होते हैं स्ट्रक्चर, जिससे फिल्ट्रेशन होगा और ये फिल्ट्रेट यहाँ से ट्यूब में घूम के वापस फिल्ट्रेट कहाँ निकल जाएगा, यूरिन कहाँ निकल जाएगा, बॉडी के बाहर. ये नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर है. चलो अगला स्ट्रक्चर देखें हम, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स. इसको तो हम पढ़ ही चुके हैं कॉकरोच में, और इंक्लूडिंग कॉकरोच. और कॉकरोच का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या था, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. और हमने देखा है मिडगट और हाइंडगट के जॉइनिंग प्लेस पर ही 100 to 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स रिंग में क्या थे, प्रेजेंट. इसलिए हम यहाँ ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे. मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन. दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन plus osmoregulation. Antennal glands and green glands are the excretory functions in crustaceans. Insects belongs to phylum Arthropoda and crustaceans are also belongs to phylum Arthropoda. पर ये crustaceans में किसको रखा है, prawns and crabs.
और उधर इंसेक्ट्स में क्या था, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। तो प्राउन और क्रेप्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटीनल ग्लैंड्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। चले आगे, अगर हम यहां से चले, अगर हम ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। वर्टिब्रेट्स के अंदर तो फिशेस हुआ, एम्फीबियंस हुआ, रेप्टाइल्स हुआ, बर्ड्स हुए और मैमल्स हुए, सब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा, किडनी। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन पेयर ऑफ क्या है, यूरेटर्स, ओनली यूरिनरी ब्लेडर, वन यूरिनरी ब्लेडर, वन यूरिनरी ब्लेडर ये रहा यहाँ पर, एंड यूरेथ्रा, वन क्या है यहाँ पर, यूरेथ्रा, ये लहर यूरेथ्रा। इससे कंसिस्ट है क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो वन पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर वन पेयर, वन यूरिनरी ब्लेडर एंड वन यूरेथ्रा, इनसे ही कंसिस्ट है कौन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। चलो इसमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, वो है किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एंड किडनीज आर रेडिश ब्राउन इन कलर, bean shaped structure situated in between the levels of last thoracic T12, L1, L2, L3, third lumbar vertebrae close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। कुछ नहीं है यहाँ पर, ये जो हमारी वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की जो हड्डी है, उसमें थोरेसिक वर्टिब्री T12, लंबार में हमारे पास L1, L2, L3 तक, L5 होती है लेकिन L3 तक, इन दोनों के दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है, किडनी। तो किडनी की स्प्रेडिंग T12, L1, L2, L3 तक स्प्रेडिंग है किसकी, किडनी की। इसका कलर रेडिश ब्राउन, शेप ये रहा बीन शेप्ड, कैसी है, बीन शेप्ड किडनी है यहाँ पर। और किडनी ऑफ एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन width and 2 to 3 सेंटीमीटर in thickness with an average weight of 120 to 170 ग्राम। मात्र 120 to 170 ग्राम का वेट होगा किडनी का। चले अब किडनी में और आगे स्ट्रक्चर की बात करें। अब हम थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं किडनी का। Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called as hilum, through which ureter, blood vessels and nerve enters। समझो यहाँ पर ये किडनी का बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है और जिसमें ये वाला पोर्शन नोच वाला है, कौन सा है, नोच, और इस नोच वाले पोर्शन को नाम दे दिया है हाइलम। क्या बोल दिया है, हाइलम। इस वाले पोर्शन को ही नाम दिया है हाइलम, ये वाली नोच वाला पोर्शन। और इस हाइलम नोच वाले पोर्शन से 3 स्ट्रक्चर इंटर होते हैं। वन इज रीनल आर्टरी, रीनल वेन मतलब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। देन यहीं से इंटर हुआ है कौन, यूरेटर, ये यूरेटर भी इंटर हुआ यहाँ से। सेकंड स्ट्रक्चर कौन है, यूरेटर। एंड थर्ड स्ट्रक्चर नर्व सेल्स भी, न्यूरॉन्स भी, नर्व सेल्स भी इसी पोर्शन से क्या होता है, इंटर। वो यहाँ डायग्राम में नहीं दिखेगा आपको। तो 3 स्ट्रक्चर इसी नोच हाइलम से इंटर होते हैं। इनर टू द हाइलम is a broad funnel shaped space called renal pelvis with projections called calyces। अब यहां समझना है, देखो यहां पर ये कप का शेप का स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड। और इस कप शेप्ड, ये येलो कलर का दिख रहा है आपको यहाँ पर, कप शेप्ड, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को नाम दिया है रीनल पेल्विस। ये ऐसा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया है रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस से निकले हैं ऐसे प्रोजेक्शंस, क्या निकले हैं ऐसे, प्रोजेक्शंस।
ये कब शेप्ड स्ट्रक्चर से ही रीनल पेल्विस से ही क्या निकले हैं, प्रोजेक्शन। ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सब प्रोजेक्शन से जो निकले हैं, किससे, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस से। और इन प्रोजेक्शन को नाम दिया है, क्या नाम दिया है इनको, कैलिसेस। क्या बोल दिया है, कैलिक्स। क्या नाम दे दिया है, कैलिक्स। कैलिक्स इनको नाम दिया है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। और किडनी का आउटर जो ये लेयर है, ये वाला दिख रहा है, ये क्या है, टफ कैप्सूल है। क्या नाम दिया इसको, टफ कैप्सूल है, ये रीनल कैप्सूल नाम दिया, जिससे ये क्या है, किडनी कवर है। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। किडनी में टू लेयर्स हैं। आउटर लेयर को क्या नाम दिया है, कोर्टेक्स, और इनर लेयर को क्या नाम दिया है, मेडुला। कोर्टेक्स और क्या प्रेजेंट होगा, मेडुला। और बात करें आगे मेडुला में, तो मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। देखो यहाँ पर इन कैलिसेस में प्रोजेक्ट हो रहा है, कोनिकल शेप्ड में कौन हो गया है, मेडुला ट्रांसफॉर्म्ड हो गया कोन के शेप में। कोन मतलब इस तरह का कोन का शेप है। और ये किस में प्रोजेक्ट हुआ है, कैलिसेस में प्रोजेक्ट हुआ है, कौन, मेडुला। मेडुला जाकर कैलिसेस में, ये कैलिसेस है, इनमें ये प्रोजेक्ट हुआ है। यहाँ पर ये मेडुला कैलिसेस में क्या हुआ है, प्रोजेक्टेड। और आगे बात करें तो कोर्टेक्स रीजन का वो पोर्शन जो मेडुला के बीच में इंटर हो गया है, उसे कहा है रीनल कॉलम या कॉलम्स ऑफ बर्तनी। क्या नाम दिया है, cortex extend in between the medullary pyramids renal columns called columns of Bartini। क्या नाम दिया इनको, columns of Bartini। ये यहाँ पर जैसे ये cortex रीजन किसमें प्रोजेक्ट हुआ है, मेडुला रीजन में। ये मेडुला चल रहा है, इसमें cortex रीजन जो प्रोजेक्ट हुआ है, इसी को नाम दिया है कॉलम्स, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्तिनी। इसको क्या कह दिया है, नाम दे दिया है। तो ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, किसका, किडनी का। अब किडनी के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, द फंक्शनल यूनिट, एंड मैं बोल रहा हूं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन्स। क्या नाम दिया है, नेफ्रॉन्स। एंड ईच किडनी इज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो एक किडनी के अंदर 1 मिलियन क्या होंगे, नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। and nephron is consist of two parts, one is glomerulus and another one is renal tubules। तो अब हम नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नेफ्रॉन्स के टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो है ग्लोमेरुलस। फर्स्ट पार्ट क्या है, ग्लोमेरुलस। और सेकंड पार्ट हमने अभी नाम देखा था रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है, नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन में टू पार्ट है, वन इज ग्लोमेरुलस एंड अनदर वन इज रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस इज अ tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branches of renal artery। यहाँ पर क्या हुआ है, समझना है। अफरेंट आर्टेरियोल्स का मतलब है कि जो रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी से निकली हुई एक ब्रांच जिसको नाम दिया है अफरेंट आर्टेरियोल्स। रीनल आर्टरी से एक ब्रांच निकली अफरेंट आर्टेरियोल, और ये ब्लड को कैरी करके लाती है किसकी तरफ, नेफ्रॉन की तरफ। और ये जो रीनल आर्टेरियो अफरेंट आर्टेरियोल्स है, ये अफरेंट आर्टेरियोल्स फाइन फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है। इस तरह से वो फाइन फाइन ट्यूब्स में क्या हो रही है, डिवाइड्स। और इन फाइन ट्यूब्स के टफ्ट को, ये फाइन फाइन जो ट्यूब है, इनके टफ्ट को ही क्या नाम दिया है, इनके टफ्ट को नाम दे दिया है ग्लोमेरुलस। इन कैपिलरीज को, इन्हें हमने नाम दिया है कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज को ही हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस। अफरेंट आर्टेरियोल अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज, जो कि रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच है, अफरेंट आर्टेरियोल्स।
इसने कैपिलरीज का क्या बनाया है, एक टफ्ट, और उसे ही हमने नाम दिया है ग्लोमेरुलस। Blood from the glomerulus is carried away by the efferent arterioles। और यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में इससे ब्लड को ले जाने वाली कौन सी है, इफरेंट आर्टेरियोस। उस रीनल आर्टरीज को नाम क्या दिया है, इफरेंट आर्टेरियोस, लाने वाली अफरेंट आर्टेरियोस और ब्लड को फिर ले जाने वाली इफरेंट आर्टेरियोस। और दोनों के डायमीटर में मेजर चेंज है यहाँ पर। अफरेंट आर्टेरियोल्स ब्रॉड ट्यूब है और इफरेंट आर्टेरियोल्स जो है वो कैसी है, नैरो ट्यूब है। यहाँ पर ट्यूब का डायमीटर में भी दोनों में क्या है, चेंज। आगे चलें यदि हम, renal tubules begins with the double walled cup like structure called Bowman's capsule which encloses glomerulus। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया यहाँ पर बोमन्स कैप्सूल। और इस बोमन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर में ही क्या रखा हुआ है, ये ग्लोमेरुलस। किसमें रखा हुआ है, बोमन कैप्सूल्स में। और बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, मालपीजियन बॉडी आर रीनल कार्पसस। किस किस को बोला है, इस बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर दोनों को। और रीनल ट्यूब्यूल्स की शुरुआत जो होती है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल्स की शुरुआत किससे हो रही है, बोमन कैप्सूल से। बोमन कैप्सूल से इस कप लाइक स्ट्रक्चर से किसकी शुरुआत हो रही है, रीनल ट्यूब्यूल्स की। चलो आगे देखें आप, रीनल ट्यूब्यूल्स। The tubule continue further to form a highly coiled network PCT, proximal convoluted tubule। ये जो कप है यहाँ से शुरू हुआ एक हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको नाम दिया है PCT, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये PCT जो है हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। जैसे आपने हीटर देखा होगा, हीटर में जैसे कोइलिंग होती है वैसे कोइल्ड स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक है, जिसको नाम दिया है PCT। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, बोमन कैप्सूल से। उसके बाद देखो यहाँ पर हेयरपिन शेप्ड हेनलेस लूप is the next part of the tubule which has a descending and ascending limbs। देखो इसके पीसीटी के बाद में शुरू हो गया हेयर पिन शेप्ड, ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, यू शेप्ड येलो कलर स्ट्रक्चर जो है वही क्या है, हेनले लूप्स। और इसमें एक लूप नीचे जाता हुआ डिसेंडिंग लूप और ऊपर आता हुआ असेंडिंग लूप, आप हेनले बोला है इनको। Ascending limbs continues as another highly coiled tubular regions called distal convoluted tubule DCT। देखो हेनले लूप फिर coiled स्ट्रक्चर से कनेक्ट है जिसको हमने नाम दिया है DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से क्या हो गया है, अटैच। और फाइनली DCT opens in a collecting ducts। किसमें ओपन हो गया है, कलेक्टिंग डक्ट्स में। डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स, कई सारे नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी है ओपन्स इन स्टेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में एक स्टेट ट्यूब सीधा खड़ा ट्यूब है जिसमें एक नहीं कई सारी डीसीटी आकर नेफ्रॉन की कलेक्ट हो रही है और उसे हमने नाम दिया है कलेक्टिंग डक्ट्स, मेनी ऑफ विच converge and opens into a renal pelvis through medullary pyramids in the calyces। जैसा हमने बताया कि ये जो पिरामिड्स है, इस पिरामिड्स का अटैचमेंट किसके साथ है, कैलिसेस के साथ। ये अटैचमेंट जो है किसके साथ है, कैलिसेस के साथ। और ये कैलिसेस किसका पार्ट है, रीनल पेल्विस का। तो ये जो नेफ्रॉन आया यहाँ पर से, इस नेफ्रॉन की ये है कलेक्टिंग डक्ट और ये कलेक्टिंग डक्ट किस में ओपन हो रही है, ये ओपन होती है रीनल पेल्विस में जाकर क्या हो रही है, ओपन। पिरामिड्स के थ्रू किस में ओपन हो रही है, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से यूरेटर इस यूरिन को कहाँ ले जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां इसको बाहर छोड़ दिया जाएगा। मालपीजियन कार्पसस पीसीटी और डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द cortical region of the kidney whereas the loop of Henle depends into the medulla। अगर हम बात करें यहाँ पर टू रीजन्स की बात करें,
ये टू रीजन है। ऊपर वाला रीजन है हमारा कॉर्टेक्स किडनी का और इनर वाला रीजन है हमारा मेडुला। इन दोनों रीजन में अगर हम ध्यान से देखें तो मालपिजियन कार्पसस मतलब ये रहा बोमन कैप्सूल और इसी में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ये मालपिजियन कार्पसस प्लस यहाँ कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज पीसीटी, फिर यहां से गया हेनले लूप, ऐसा लौट के आया हेनले लूप और फिर ये शुरू हुआ यहां से डीसीटी। तो ये है पीसीटी और ये है डीसीटी। तो यहाँ पर मालपिजियन कार्पसस, पीसीटी और डीसीटी किस रीजन में है? सिचुएटेड इन द कोर्टिकल रीजन। कहाँ है? ये कोर्टेक्स रीजन में है। और ये रहा हमारा हेनले लूप और हेनले लूप प्रेजेंट इन मेडुला। यही वो पॉइंट यहाँ पर बोलना चाह रहा है। चलो आगे चलें। इसके बाद हम टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। नेफ्रॉन के कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स। फर्स्ट वन कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स मतलब ये प्रेजेंट है लगभग कितना परसेंट? 80%। लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephron. इनका हेनले लूप छोटा रह गया है, ड्वार्फ रह गया है, शॉर्ट रह गया है। कैसा होगा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा रीजन, देख लेते हैं। ये ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स, नीचे वाला रीजन है मेडुला। और कोर्टेक्स और मेडुला में अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला नेफ्रॉन हमारा, ये बोमन्स कैप्सूल, ये पीसीटी और ये छुटका सा हमारा हेनले लूप, ये हमारा डीसीटी और ये आ गए कलेक्टिंग डक्ट्स। अगर हेनले लूप छुटका सा रह जाए, शॉर्ट रह जाए यहाँ पर और मेडुला में ज्यादा डीप में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे नेफ्रॉन को हमने क्या नाम दिया है? कोर्टिकल नेफ्रॉन। क्या बोल दिया इनको? कोर्टिकल नेफ्रॉन। इसकी जगह सेकेंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है, जिसको हमने यहाँ बोला है सेकेंड टाइप जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। 20%। टोटल का कितना परसेंट है यहाँ पर? 20%। Some of the nephrons, the loop of Henle is very long. Loop of Henle is very long and runs deep into the medulla, and these nephrons are called juxtamedullary nephrons. इनका हेनले लूप क्या होगा? लॉन्ग। तो चलो इस डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर हेनले लूप कैसा है इनका? ये हमारा कार्पसस, ये हमारा पीसीटी और ये गया हेनले लूप, ये आया हेनले लूप ऊपर, फिर ये डीसीटी और ये रहा कलेक्टिंग डक्ट्स। देखो इसमें अगर इस डायग्राम में देखें हम तो हेनले लूप की लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कहाँ तक ज्यादा गई है? तो डीप इनसाइड द मेडुला, मेडुलरी रीजन्स में ये है। कौन एक्सटेंड है? हेनले लूप। तो हेनले लूप लॉन्ग किस में होगा? जेजीए, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। और हेनले लूप शॉर्ट किस में रहेगा? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। ये टू टाइप्स के हमको क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? नेफ्रॉन्स। चलो अब हम आगे चलते हैं। वासा रेक्टा, क्या देख रहे हैं? वासा रेक्टा, afferent arterioles emerging from the glomerulus forms the fine capillary networks around the renal tubules called the peritubular capillaries. A minute vessels of this network runs parallel to the Henle loop, forming a U-shaped structure, vice versa, known as vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephron. अब थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है वासा रेक्टा। ये रही हमारी इफरेंट आर्टेरियोल्स जो कहाँ से निकली है? ग्लोमेरुलस से। और ये फिर
ब्रांचेस में, कैपिलरीज की ब्रांचेस में डिवाइड हो गई और इसको नाम दिया है पेरीट्यूबुलर। क्या नाम दिया है? पेरीट्यूबुलर। और कुछ कैपिलरीज जो फाइन ट्यूब है वो इस इधर देखो हेनले लूप के साथ पैरेलल रन हो रही है। कैसे रन हो रही है? पैरेलल टू द हेनले लूप, एंड दे फॉर्म यू शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज वासा रेक्टा। ये रेड कलर की क्या है? वासा रेक्टा, और येलो कलर की क्या है? हेनले लूप। तो यू शेप्ड जो कि हेनले लूप के पैरेलल कैपिलरीज जो है प्रेजेंट, उन्हीं को नाम दिया है वासा रेक्टा। और अगर हेनले लूप शॉर्ट है तो वासा रेक्टा भी शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए हमने अगला पॉइंट यहाँ पर जो बात की है कि यहाँ अगर हम देखें कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो यहाँ हेनले लूप शॉर्ट है तो वासा रेक्टा रिड्यूस्ड होगी किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। और हाईली डेवलप्ड किसमें होगी? यहाँ पर जे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में हाईली डेवलप्ड होगी। चलो ये तो वासा रेक्टा की बात हो गई। अब अगला टॉपिक है हमारा यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन में कैसे होगा उसी को समझ रहे हैं। दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन मेजर थ्री स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, छानना। अरे जैसा चाय छन्नी में हम चाय छानते हैं वैसे ही यहाँ पर फिल्ट्रेशन करने वाले, छानने वाले हैं। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute। एक मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर कर देती है किडनी? 1100 to 1200 ml ब्लड को एक मिनट में फिल्टर कर देती है, छान देती है। और हम जानते हैं constitute roughly 1/5 of the blood pumped by the each ventricle of the heart in a minute। एक मिनट में हमारे हार्ट की जो वेंट्रिकल है वो कितना ml ब्लड करती है? 5000 ml ब्लड जो है वो पंप करती है पर मिनट। कैसा है ये? पर मिनट। एक मिनट में 5000 ml ब्लड पंप करती है कौन? वेंट्रिकल्स। और यहाँ फिल्टर कितना हो रहा है? 1100 to 1200 ml। इसका मतलब 1/5 है जो टोटल पंप किया जाता है उसको इतना छान देती है किडनी, फिल्टर कर देती है। Glomerular capillary blood pressure causes filtration of the blood through 3 layers। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी का ब्लड जो प्रेशर है वही 3 लेयर से इस ब्लड का क्या कर देता है? फिल्ट्रेशन। कौन कौन सी 3 लेयर है? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, ये पहला। एपिथेलियम ऑफ बॉमन कैप्सूल, ये दूसरा। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है थर्ड, बिटवीन द टू लेयर्स। epithelial cells of Bowman's capsule called podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slit or slit pores। और इनसे कैसे यहाँ फिल्ट्रेशन होगा उस प्रोसेस को यहाँ समझा रहा हूं मैं। थोड़ा डायग्राम से समझेंगे इन प्रोसेस को। ये रहा हमारा बोमन कैप्सूल, ये है बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल में 2 लेयर्स है। आउटर एस्क्वामस, एस्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू है। इनर लेयर पे लगे हैं यहाँ पर पोडोसाइट सेल्स। क्या लगी हुई है? पोडोसाइट सेल्स। ये इस तरह से लगी हुई है पोडोसाइट सेल्स यहाँ पर। इसको बोला हमने पोडोसाइट सेल्स। इनमें ये जो बने हैं माइन्यूट माइनस पोर्स, ये इंट्रिकेट मैनर में, ताकि यहाँ बने हुए हैं माइन्यूट पोर्स। और इन माइन्यूट पोर्स को हमने नाम दिया है स्लिट आर पोर्स। क्या बोला है? स्लिट आर पोर्स। अब यहाँ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, या ये हमारी अफरेंट आर्टेरियोल्स उधर से ये जाकर यहाँ फाइन फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हुई है। ये एफरेंट आर्टेरियोल्स, ये फाइन ट्यूब में क्या हुई है? डिवाइड ऐसे।
ये है हमारी इफरेंट, ये है हमारी अफरेंट। अब यहाँ पर क्या हुआ है ये समझना है। ये जो ब्लड की कैपिलरीज है, इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसे हमने नाम दिया है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ जो है उसका नाम क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है यहाँ पर रेड कलर की हमारी ब्लड कैपिलरीज। ये है ब्लड कैपिलरीज। चलो अब हम समझते हैं 3 लेयर से यहाँ फिल्ट्रेशन होने वाला है। कैसा है फिल्ट्रेट, तो थोड़ा फिल्ट्रेट को बना लेते हैं हम डायग्राम में। फिल्ट्रेट को हम अगर डायग्राम में लेंगे, यहाँ से कोई कलर चूज करते हैं जो डायग्राम में क्लियर दिखाई दे, क्लियर ऑब्जर्व हो जाए। कलर तो ये ब्लू ही दिखाई दे रहा है, देखते हैं ब्लू कैसा रहेगा। ये भी क्लियर ऑब्जर्व नहीं होगा यहाँ, इसको बनाते हैं। ये रहा यहाँ फ्लूइड, ये रहा ब्लड। अब ये जो ब्लड है, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ से 3 लेयर से होने वाला है। कितनी लेयर से होने वाला है, 3 लेयर से इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होने वाला है। फर्स्ट लेयर कैपिलरी की एंडोथेलियल्स, ब्लड कैपिलरीज की जो एंडोथेलियल एस्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी है वो। सेकेंड लेयर यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड लेयर है यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और इन तीनों लेयर्स को जो है पार करके आने वाला है ब्लड का फिल्ट्रेशन करके फिल्ट्रेट। यहाँ जो मिलेगा हमको वो क्या होगा, फिल्ट्रेट। क्या रहेगा, फिल्ट्रेट। तो ये जो फिल्ट्रेट यहाँ मिलेगा हमको वो 3 लेयर्स को पार करके जाएगा। और इन तीनों लेयर्स को मिलाकर भी इनकी थिकनेस कुछ मिलीमीटर्स में ही प्रेजेंट होती है, ज्यादा नहीं होती यहाँ पर। और यहाँ पोडोसाइट सेल्स इनर लेयर बना रही है बॉमन कैप्सूल्स की, और इसमें इंट्रिकेट मैनर्स में ये अरेंज है ताकि माइन्यूट पोर्स इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट, जिनको कहा है स्लीट आर पोर्स। और ये जो स्लीट या पोर्स है, इनके थ्रू ये जो फिल्ट्रेट आएगा, इसमें लार्ज प्रोटीन जो है वो यहीं अटक जाएंगे, वो लार्ज प्रोटीन इसको पार नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड के प्लाज्मा के समान ही होगा। प्लाज्मा और फिल्ट्रेट में, अगर हम फिल्ट्रेट की बात करें यहां से, तो फिल्ट्रेट और प्लाज्मा में ओनली डिफरेंस आएगा तो किसका आएगा, वो डिफरेंस रहेगा प्रोटीन्स। किसका डिफरेंस होगा, प्रोटीन। तो फिल्ट्रेट इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन इस प्लाज्मा के नहीं आ पाएंगे, किसमें, फिल्ट्रेट में छन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अटक जाएंगे। क्योंकि पोर्स से, पोडोसाइट सेल्स के पोर्स से कौन पास नहीं हो पाएंगे, प्रोटीन्स। और इस फिल्ट्रेशन को हमने नाम दिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोला इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेशन करने के लिए कितनी लेयर है, 2 लेयर्स है। वन है एस्क्वामस और अनदर वन इज पोडोसाइट सेल्स की लेयर है यहाँ पर। इस तरह से फिल्ट्रेशन होगा। किस तरह फिल्ट्रेशन होता ही क्यों है, फिल्ट्रेशन इसलिए होगा यहाँ पर क्योंकि इधर की अफरेंट का ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया जो है वो ज्यादा है। इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इधर की अफरेंट का वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, लेस। और हम जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इधर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, मतलब प्रेशर यहाँ पर कम होगा। इधर पर एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा। और दोनों पाइप में प्रेशर का क्या आया है, डिफरेंस। और वही डिफरेंस जो प्रेशर के फॉर्म में आएगा और जिससे फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। ग्लोमेरु यहाँ पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और कैपिलरी से ब्लड का फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। चलो आगे चलें। ब्लड इज filtered so finely through this membrane that almost all the constituent of the plasma except protein passes onto the lumen of the Bowman capsule। सारे सब्सटेंस प्लाज्मा के फिल्ट्रेट में आएंगे एक्सेप्ट प्रोटीन्स। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था, फिल्ट्रेट इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन।
therefore it is considered as the ultrafiltration। और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। किसके थ्रू हो रहा है? पोडोसाइट सेल्स के थ्रू। The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate, GFR। मतलब कितना छान रही है एक मिनट में किडनी, उसी को हम कहते हैं GFR। वैसे हम जानते हैं 1100 से 1200 ml ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी पर मिनट करती है, लेकिन फिल्ट्रेट कितना बनता है, कितना फिल्ट्रेट छन जाता है एक मिनट में, उसे हमने नाम दिया है GFR। और हम अगर देखें तो 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेशन का क्या होता है? फॉर्मेशन। और अगर वन डे पे चले तो कितना हो जाता है? 180 लीटर्स पर डे यूरिन का क्या होने वाला है? फॉर्मेशन। क्योंकि इतना फिल्टर कर देती है कौन? किडनी कर देती है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को। चलो, अब इतना फिल्टर फॉर्म, इतना यूरिन फॉर्म हुआ पर डे, अब इसके साथ क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन, अगली प्रोसेस। क्योंकि हम जानते हैं कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर फाउंड पर डे 180 लीटर पर डे, विद इन दैट urine released only 1.5 liters suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules। टोटल यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है 180 लीटर पर डे, और हम यूरिन डिस्चार्ज कितना करते हैं? 1.5 लीटर पर डे। तो बाकी का यूरिन कहाँ गया? 99% यूरिन का क्या हो गया है? रीअब्जॉर्प्शन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीअब्जॉर्प्शन। Tubular epithelial cell in different segments of the nephrons perform this either by active or passive mechanism। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है बोमन कैप्सूल में नहीं होगी, रिनल ट्यूब्यूल्स के डिफरेंट सेगमेंट्स में। कहाँ कहाँ होगा ये? पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, और आगे चले तो कलेक्टिंग डक्ट्स। और इनमें अलग अलग मैकेनिज्म। एक्टिव मतलब एनर्जी की हेल्प से, और पैसिव मतलब विथआउट एनर्जी ये होगा रीअब्जॉर्प्शन। अब समझ लेते हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम, इन तीनों का कैसा एब्जॉर्प्शन होगा? रीअब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, एनर्जी के कॉस्ट पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यूरिन में बॉडी से लॉस हो जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ग्लूकोज, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे, और सोडियम। नाइट्रोजनस वेस्ट आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को तो हमको बॉडी से कहाँ भेजना होता है? बाहर। फिर क्यों इनका रीअब्जॉर्प्शन करते हैं? इनका रीअब्जॉर्प्शन इसलिए किया जाता है ताकि ये हमारी ऑस्मोलरिटी को, कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे। उसको आगे पढ़ेंगे हम, इसमें अभी चलेंगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसमें पढ़ेंगे हम। पैसिवली होगा, विथआउट एनर्जी होगा। And reabsorption of water is also occurs passively in the initial segment of the nephron। और नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी पैसिवली होगा। तो एक्टिवली में कौन आएगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम। पैसिवली में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एंड वाटर। थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप है यहाँ यूरिन फॉर्मेशन की, वो है सिक्रीशन। During urine formation, the tubular cells secrete substances like H+, K+, and ammonium ion into the filtrate, and tubular secretion is also an important step in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluids। बहुत important part है यहाँ पर कि बॉडी का आयोनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना है, और इसीलिए उस फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ कुछ सब्सटेंस उसमें सीक्रेट भी किए जा रहे हैं। कौन कौन? H+, K+ और अमोनियम आयन। ओनली 3 सब्सटेंस, H+, K+ और अमोनियम आयन का सिक्रेशन हो रहा है फिल्ट्रेट में। रीअब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है, लेकिन सिक्रेशन भी हो रहा है H+, K+ और अमोनियम आयन का। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। बाकी इनको अभी हम मैकेनिज्म समझेंगे काउंटर करंट का, तब समझ लेंगे और डायग्राम के साथ इनको। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल के फंक्शंस में पहला यहाँ पर है हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। तो नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स थे हमारे, ग्लोमेरुलस
एंड रिनल ट्यूब्यूल्स। तो रिनल ट्यूब्यूल्स का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पीसीटी, एंड नियरली ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% electrolytes and water are reabsorbed by this segments। देखो यहाँ पर इस सेगमेंट में न्यूट्रिएंट्स NaCl H2O, ये K प्लस गलत है, यहाँ पर K प्लस यहाँ आएगा, SCO3 माइनस आयन का क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, और सभी न्यूट्रिएंट का इस पीसीटी में क्या हो गया है, रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर। लेकिन PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids. Selective secretion of hydrogen ion, ammonium ion and यहाँ पर एक एब्सेंट है पोटेशियम आयन, तीनों का क्या करती है, सिक्रीशन। तो इधर देखो यहाँ पर H प्लस, K प्लस और अमोनियम आयन तीनों का क्या कर रही है, सिक्रीशन, किसके एब्जॉर्प्शन के साथ, SCO3 माइनस के साथ। तो ये कहाँ चल रहा है, पीसीटी में। और ध्यान रखना पीसीटी में जो सिक्रीशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा वो सब प्रोसेस जो है वो पैसिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस नहीं है, कंपल्सरी प्रोसेस है, कंडीशनल नहीं है। चलो अगला पोर्शन अगर हम यहाँ से देखें तो सेकंड पोर्शन हमारा क्या आता है, हेनले लूप। इस रीनल ट्यूब्यूल का सेकंड पार्ट है हेनले लूप। ये कोर्टेक्स रीजन है, ये मेडुला रीजन है। मेडुला रीजन में एक्सटेंड है कौन, हेनले लूप। इधर वाला डिसेंडिंग लूप और इधर वाला असेंडिंग लूप। एब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लूप। असेंडिंग लिम्फ में एब्जॉर्प्शन क्या है, मिनिमम, इसमें मिनिमम एब्जॉर्प्शन है। However, these regions play significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। और ये क्या करता है, ओस्मोलिटी को मेंटेन करता है। अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि यहाँ 300 ओस्मोल से लगाकर मेडुला में जाएगा 1200 मिली ओस्मोल कंसंट्रेशन मेंटेन होगा 300 से 1200 तक। तो नीचे का जैसे जैसे जाएंगे फ्लूइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज, और उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा ये वाला असेंडिंग लिम्फ बाय द सिक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। Descending limb of loop of Henle is permeable to water, but almost impermeable to electrolytes। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए परमिएबल है, इसीलिए वाटर यहाँ से क्या होगा, रीअब्सॉर्ब। और रीअब्सॉर्ब मैक्सिमम किस सेगमेंट से होगा, तो वो होगा डिसेंडिंग लिम्ब से। लेकिन ये डिसेंडिंग लिम्ब्स इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, इम्परमिएबल, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर नहीं जा सकते। और जैसे जैसे अगर यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो इस ट्यूब के अंदर का जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट क्या होना शुरू कर देगा, कंसंट्रेट्स, कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। और जैसे जैसे फ्लूइड यहाँ से नीचे जाएगा फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। क्यों हो जाएगा, ऐसा समझो कि आपने बनाई है चाशनी, शक्कर मिला दी है पानी में, और अगर आप उसमें से पानी निकालते जाओगे, गर्म करते जाओगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तो चाशनी कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेटेड, गाढ़ी हो जाएगी। और वही कंसंट्रेटेड यहाँ फिल्ट्रेट होता जा रहा है क्योंकि वाटर रिमूव होता जा रहा है। और हमको कंसंट्रेशन इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन कितना हो गया है, 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर है। चलो आगे असेंडिंग लिम्फ के बारे में पढ़ें। Ascending lymph is impermeable to water but allows transport of electrolytes actively or passively, दोनों प्रोसेस से। तो देखते हैं यहाँ पर ये जो असेंडिंग लिम्फ है, ये असेंडिंग लिम्फ वाटर के लिए तो क्या है, इम्परमिएबल, वाटर नहीं आएगा इससे बाहर, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है, परमिएबल। NaCl यहाँ से कहाँ आएगा, बाहर। कौन बाहर आएगा, NaCl। इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ सकते हैं लेकिन वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल। और ऐसा समझो यहाँ पर नीचे से जब ऊपर जाना है तो हमको सॉल्यूशन को कैसा बनाना है, कंसंट्रेटेड की डाइल्यूट, डाइल्यूट करना है। और डाइल्यूट करने के दो ही तरीके हैं, या तो वाटर ऐड कर दो
उस मिक्सचर में, या वहां से शुगर को रिमूव कर लो। और वो यहाँ किया जा रहा, वाटर तो ऐड नहीं किया जा रहा, शुगर रिमूव कर रहे हैं, NaCl को यहाँ से हटा लिया है। जैसे ही NaCl रिमूव हुआ इस आर्म से, यहाँ का सॉल्यूशन ऊपर जाते जाते क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया है। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid। और इलेक्ट्रोलाइट स्लाइड्स बाहर निकल गए तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया है, डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेटेड नहीं हुआ है, सॉल्यूशन पूरी तरह से क्या हो गया है, डाइल्यूट। नेक्स्ट चले, अब अगला पार्ट है DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो हेनले लूप जो है वो किस में कंटिन्यू हो जाता है, DCT में। Conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment। यहाँ पर सारी चीजें कंडीशनल चलेगी, पीसीटी में कंडीशनल नहीं, पीसीटी के जैसा ही काम करता है डीसीटी, लेकिन पीसीटी में कंडीशनल नहीं है, कंपलसरी है, और डीसीटी में कैसा है, कंडीशनल। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ये कुछ हार्मोन्स के द्वारा भी हम जैसे देखेंगे आगे, एडीएच हार्मोन जैसे हार्मोन से फंक्शनिंग कंट्रोल होती है, तो ये कंडीशनल है। तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में। DCT also capable of reabsorption of SCO3- and selective secretion। यहाँ भी PCT जैसा ही क्या हो रहा है, सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, potassium ions, NH3 to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood। और ब्लड के अंदर सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करना है, ये सोडियम है और ये पोटेशियम, इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस। तो इसलिए अमोनियम, हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम का क्या हो रहा है, सिक्रीशन। चलो समझ लेते हैं इस डायग्राम से। ये है हमारा डीसीटी, और डीसीटी में इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर का कंडीशनल क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीशन किसका होगा, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर अमोनियम आयंस का भी क्या होगा, सिक्रीशंस। तो ये तीन का सिक्रीशन होगा। अगला पोर्शन आता है हमारा, वो है कलेक्टिंग डक्ट्स। These long duct extends from the cortex to the kidney to the inner parts of the medulla। देखो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कोर्टेक्स रीजन से लगाकर कहां तक है, डीप इनसाइड द मेडुला, क्योंकि इसको जाना है कहां तक, रीनल पेल्विस तक कलेक्टिंग डक्ट्स को। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में। यहाँ लिख दिया लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये इसलिए हो रहा है ताकि यूरिन को क्या किया जा सके, कंसंट्रेटेड किया जा सके। तो कंसंट्रेटेड यूरिन को पास करने के लिए ही यहाँ पर मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलरिटी। और ऑस्मोलरिटी को 1200 रखने के लिए यूरिया का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन। इट आल्सो प्लेस रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच and ionic balance of the blood by the selective secretion of H+ and K+। सिलेक्टिव सिक्रीशन किया जा रहा है H+ और K+ का, और H+ और K+ के सिलेक्टिव सिक्रीशंस को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलिटी और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ही H+ और K+ का सिक्रीशन हो रहा है। यहाँ अमोनियम आयन नहीं, H+ और K+ का ही सिक्रीशन हो रहा है। तो इसको एक बार डायग्राम से फिर समझ लेते हैं। ये रही कलेक्टिंग डक्ट्स, कोर्टेक्स से लगाकर कहाँ तक है, मेडुला में, और यहाँ पर वाटर का कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ सिक्रीशन भी हो रहा है H+ और K+ आयन का क्या हो रहा है, सिक्रीशन। साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया यहाँ पर क्या हो जाती है, रीएब्जॉर्ब्ड, ताकि ये मेंटेन कर सके किसको, ऑस्मोलिटी को 1200 मिली ऑस्मोल।
और इसको मेंटेन करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आल्सो reabsorbed secreted in thin segments of ascending loop of Henle. ascending loop of Henle इसका क्या करता है, सिक्रीशन भी करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया यहाँ पर। तो सब ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। चलो अब हम चलते हैं इसके बाद में इंपोर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे होता है, क्या मेंटेनेंस है यहाँ पर, कैसे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन 99% हो पाता है, मतलब ये फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन कैसे हो पाता है। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ये एबिलिटी केवल किसमें है, मैमल्स में, कि वो यूरिन को कैसा प्रोड्यूस कर सकता है, कंसंट्रेटेड। इसमें दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेनलेस लूप एंड वासारेक्टा। हमने देखा हेनले लूप यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, कैसा है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसी के पैरेलल चलने वाली कैपिलरीज जो हैं, इसी के पैरेलल चलने वाली क्या है, कैपिलरीज, और कैपिलरीज भी कैसी है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर। तो वासारेक्टा और हेनले लूप सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन concentration of the urine. Filtrate. The flow of filtrate in two limbs of Henle loop is in opposite direction and thus forms a current counter current. देखो ये जो हेनले लूप है, यहाँ समझ लो इसको, ये हमारा वासारेक्टा और ये हमारा हेनले लूप। तो अगर इस हेनले लूप में देखें तो इधर जो फ्लूइड जा रहा है, ये देखो यहाँ पर, ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसका डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड्स, और इधर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। तो दोनों लिम्स में फ्लूइड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, और यही क्या बनाता है, काउंटर करंट। और सेम ऐसा इधर वासारेक्टा में भी देखो, इधर का आर्म्स में फ्लूइड डाउनवर्ड जा रहा है और इधर की आर्म्स में फ्लूइड अपवर्ड जा रहा है। दोनों में क्या है, यहाँ भी काउंटर करंट, वासारेक्टा और हेनले लूप में। The flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in counter current pattern. तो वासा रेक्टा में भी टू आर्म्स में काउंटर करंट है और हेनले लूप में भी टू आर्म्स में क्या है, काउंटर करंट। चलो क्या हो रहा है यहाँ पर, कैसे यहाँ वर्क हो रहा है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आगे हम पढ़ ले तो ये चीजें और डायग्राम समझ में आ जाएगी हमको। यहाँ पर ये कोर्टेक्स रीजन है, ये आउटर मेडुलरी, ये इनर मेडुला, ये आउटर मेडुला है और ये क्या है, इनर मेडुला। तो ये मेडुला वाला रीजन है, ये यहाँ बाउंड्री है, ऊपर कॉर्टेक्स, नीचे क्या है, मेडुला, ऊपर कॉर्टेक्स से नीचे क्या है, मेडुला, ये आउटर मेडुला और ये क्या है, इनर मेडुला। चलो चलते हैं अब। द प्रोक्सिमिटी बिटवीन द टू, between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them helps the maintaining increasing the osmolality towards the inner medullary interstitium। और इन दोनों आर्म्स में वासा रेक्टा और हेनले लूप में जो काउंटर करंट है किस में हेल्प करता है, ओस्मोलिटी इंक्रीज करता है। कोर्टेक्स से कहां पर, इनर मेडुला में कितनी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक मेंटेन करवाता है। ये रही इधर 300 मिली ऑस्मोल लीटर, यहाँ 600 मिली ऑस्मोल है, 900, और यहाँ तक जाते जाते कितनी हो गई है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक पहुंच गया है। तो जैसे जैसे कॉर्टेक्स से कहाँ जाते हैं, इनर मेडुला में, यहाँ पर ऑस्मोलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और ये इंक्रीज दो लोग करते हैं, एक है वासा रेक्टा और दूसरा है यहाँ पर हेनले लूप। This gradient is mainly caused by the sodium and urea। और ध्यान रखना दो मेन हीरो है यहाँ पर इस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने वाले, एक है NaCl और दूसरा है यूरिया। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop
which is exchanged with the descending lymph of vasa recta। तो समझ लेते हैं इसको। देखो ये असेंडिंग लिम्फ जो है इसमें से ये साल्ट के लिए परमिएबल है, तो NaCl यहाँ से क्या हो रहे हैं, सिक्रीट कहाँ जा रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यही है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या बोल सकते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इस फ्लूइड में कौन जा रहा है, NaCl ऊपर जाती हुई, वो इसी में नीचे जाती हुई ये आर्म्स है यहाँ की वासा रेक्टा की, और ये क्या कर लेती है, NaCl का एब्जॉर्प्शन। NaCl का क्या कर रही है, ये एब्जॉर्प्शन। जो दिया इसने वो किसने ले लिया है, यहाँ की असेंडिंग लिम्फ और वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्फ। हेनले लूप की असेंडिंग लिम्फ और वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्फ दोनों में किसका एक्सचेंज हुआ है, NaCl का। तो यहाँ पर NaCl इसको दिया जा रहा ताकि इसकी ऑस्मोलिटी इंक्रीज हो, कहाँ से कहाँ तक, 4, 6, 800 सॉरी 1000 और 1200 तक ले जाना है इसको। तो NaCl का एक्सचेंज हुआ। सेम जो इसने लिया है डिसेंडिंग लिम्फ ने वासा रेक्टा की, वो असेंडिंग लिम्फ पुनः वापस फिर से NaCl को क्या कर रही है, सिक्रेट, ताकि ऑस्मोलिटी को क्या किया जा सके, मेंटेन। तो ये काम NaCl कर रहा है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी कौन रीअब्जॉर्ब करता है, वो रीअब्जॉर्ब करता है असेंडिंग लिम्फ, ताकि यहाँ पर करेगा वो इनर मेडुला का असेंडिंग लिम्फ, ताकि यहाँ की ऑस्मोलिटी मेंटेन रहे। कितना 100 कितना मिली ऑस्मोल, 1200 मिली ऑस्मोल। NaCl is returned to the interstitial by the ascending portion of vasa recta। असेंडिंग पोर्शन अभी बताया वासा रेक्टा का, वापस रिटर्न कर देता है। सिमिलरली small amount of urea enters in thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubules। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को थिन सेगमेंट किसका है, ये असेंडिंग लिम्फ का रीअब्सॉर्ब करता है, और ये जो यूरिया गई यहाँ से घूम फिर के कलेक्टिंग डक्ट वापस इसको क्या कर देता है, सिक्रेट कर देता है। तो इस तरह से ऐसा काम चलता रहता है। यहाँ यूरिया का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन। किसमें रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में, और सिक्रेशन हो रहा है थिन सेगमेंट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो इस तरह से ये दोनों ही इसके पूरे मेंटेन करते हैं इसकी ओस्मोलरिटी को 300 से कहाँ तक, 1200 तक। ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो यहाँ का अगर ये जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है यहाँ का कंसंट्रेशन हाई होगा तो मैक्सिमम वाटर का क्या हो सकेगा, रीअब्जॉर्प्शन। और जितना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकेगा यूरिन उतना ही क्या होगा, कंसंट्रेटेड पास होगा। क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट्स लास्ट सेगमेंट है, इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट जाकर रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस ओपन्स इन, कहाँ ओपन्स हो जाएगा रीनल पेल्विस, तो रीनल पेल्विस ओपन हो जाएगा यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। The above described transport of substance facilitated by the specialized arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism। और इसी को क्या नाम दिया है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। क्या बोल दिया है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। This mechanism helps to maintain concentration gradient in the medullary interstitium। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो 300 से 1200 है वो मेंटेन होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म से। एंड प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, ये जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द collecting tubules, thereby concentrating the filtrate or urine। और कलेक्टिंग डक्ट्स वाटर का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करता है, इससे यूरिन कैसा पास करेंगे, कंसंट्रेटेड। human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed। तो जो बोमन कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हुआ था उसका कंसंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज हो जाता है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। किसकी हेल्प से, काउंटर करंट मैकेनिज्म की हेल्प से।
अब हम इसके बाद अगला टॉपिक देख रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी के फंक्शंस का हम क्या करने वाले हैं, रेगुलेशन, कैसे किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। एंड द फंक्शनिंग of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism। मतलब यहाँ पर किडनी के फंक्शंस की मॉनिटरिंग और उनका रेगुलेशन कौन करते हैं, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म करता है। एंड दीज आर इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस फर्स्ट, सेकंड जेजीए apparatus, and third certain extent the heart। ये थ्री मेन पार्ट्स हैं जो क्या सिक्रीट करेंगे, हार्मोन्स, और वही हार्मोन्स इस किडनी के फंक्शन और रेगुलेशन का वर्क करेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म देंगे। यहाँ पर चलो चलते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम समझ रहे हैं फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। कब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, कौन सा हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से फ्लूइड का एक्सेसिव क्या हो रहा है, लॉस। इसका सीधा मतलब है कि जो यूरिन है उस यूरिन की क्वांटिटी क्या हो गई है, हाई, क्योंकि यूरिन का जो कंसर्न, यूरिन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है क्योंकि उसमें वाटर का क्या हो रहा है, लॉस। और ऐसी सिचुएशन में जो कीमो रिसेप्टर्स है वो जाकर सिग्नल देंगे किसको, हाइपोथैलेमस ब्रेन के पार्ट को। और हाइपोथैलेमस तुरंत एक्शन लेगा किस पर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो है, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये न्यूरोहाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट होता है, एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन। और ये हार्मोन का मेन फंक्शन है water reabsorption from later part of the tubules, that is DCT and CD, distal convoluted tubules and collecting ducts। यहाँ से वाटर का क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, और इसी को क्या करना है, चेक। एंड प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डायूरेसिस, एक्सेसिव यूरिन का लॉस ही क्या कहलाता है, डायूरेसिस। और ये डायूरेसिस कंडीशंस को ये प्रिवेंट करता है कौन सा हार्मोन, एडीएच हार्मोन। ये इसका मेन फंक्शन है। साथ ही साथ इसका सेकेंडरी फंक्शन है, ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है, इंक्रीज। और इससे क्या इंक्रीज हो जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो फिल्ट्रेशन हो रहा है किडनी के बोमन कैप्सूल में, उस फिल्ट्रेशन के रेट को भी इंक्रीज कर सकता है कौन, एडीएच हार्मोन। पर इसका मेन फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। किस कंडीशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट डायूरेसिस। थर्स्ट को इंक्रीज करेगा, प्यास लगेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ताकि वाटर जो लॉस हो रहा है बॉडी का वो रिकवर किया जा सके। अगला पार्ट हमने बात की है जेजीए apparatus, जेजी सेल्स falls in glomerular blood flow or glomerular blood pressure, GFR। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गई है, स्लो, इसका एक ही मतलब है कि वो जो छन्नी जो छान रही थी चाय को, वो छन्नी अब कुछ गड़बड़ हो गया है, छन नहीं रही प्रॉपर। तो एक तरीका है, तरीका क्या है अभी मैं आगे बताता हूँ, छान नहीं रही प्रॉपर। मान लो अगर चाय छन्नी से कप में चाय छान रहे और चाय छन्नी पूरी भर गई चाय पत्ती से और कप में चाय आना कम हो जाए, तो हम क्या करते हैं, आखिरी में उसके ऊपर दबाते हैं, प्रेशर डालते ताकि तेजी से चाय पत्ती की चाय भी निकल जाए। वही प्रोसीजर यहाँ होगा। जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लो होगा, जेजीए apparatus को स्टिमुलस जाएगा और जेजी सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होकर क्या सिक्रेट करेगी, रेनिन का। रेनिन जो है वो लीवर में प्रेजेंट प्रोटीन दैट इज एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को फिर रेनिन फर्दर कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड। और एंजियोटेंसिन सेकंड का मेन फंक्शन जो है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, कॉन्ट्रिक्ट,
और ब्लड वेसल्स का ये है कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, कम। और हम जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और वही हो रहा है यहाँ। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हुआ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, और प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये इसका मेन फंक्शन है किसका, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन सेकेंड का। और इसी को एक नाम दिया है रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। क्या है, इसको बोला है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास मैकेनिज्म कहा है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रिनल कोर्टेक्स जो ग्लैंड है किडनी के ऊपर, उससे क्या रिलीज करवाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल दैट इज डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कौन, एल्डोस्टेरोन। पर किसके इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहा है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकेंड के इन्फ्लुएंस में, और इसी को नाम दिया है रास मैकेनिज्म। नेक्स्ट थर्ड चले, स्मॉल एक्सटेंट पे हार्ट भी काम करता है, कैसे, इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ हार्ट। हार्ट की एट्रिया में ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर इसका मतलब बढ़ चुका है, तब एट्रिया ऑफ द हार्ट, हार्ट की एट्रिया स्टिमुलेट होकर क्या सिक्रेट करती है, एट्रियल न्यूट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ। और एएनएफ क्या है, वेसो डायलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, डायलेट, फैला देता है, चौड़ा कर देगा, और वेसो डायलेशन हो जाएगा। तो अगर हमने अभी अभी देखा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और इसीलिए वेसो डायलेशन में डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कहाँ का, हार्ट का। ये जो है एएनएफ, ये बिल्कुल किसके अपोजिट वर्क करता है, रास मैकेनिज्म के अपोजिट वर्क करता है, कौन, एएनएस। चलो ये हमने हार्ट का फंक्शनिंग देख लिया। अब देख रहे हैं हम प्रोसेस जिसका नाम है मिक्सचुरेशन। कौन सी प्रोसेस है, मिक्सचुरेशन। क्या है मिक्सचुरेशन, यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। अगर यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से पूरा क्या हो गया है, फिल, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये हमारा यूरेथ्रा, और ये आने वाले हैं दो लोग, इधर से आया यूरेटर, इधर से भी आया यूरेटर, यहाँ लगा है वॉल, इसको हम कहते हैं स्पिंक्टर। क्या हुआ है, हुआ यह है कि जो यूरिन है वो यूरिन कहाँ फिल हो गया है, यूरिन फिल हो गया है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। और जब यूरिन फिल होगा वैसा ही होगा जैसे बलून में आप एयर फिल करोगे तो बलून क्या होगा, स्ट्रेच, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर की वॉल्स पर क्या लगे हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, क्योंकि इसकी वॉल स्ट्रेच होगी। और ये स्ट्रेच का जो रिसेप्टर है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू वो सिग्नल किसको भेजा जाएगा, सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम को। और सीएनएस फिर एक मैसेंजर को भेजेगा जिसको बोला है मोटर न्यूरॉन, सिग्नल लाएगा। एंड मोटर न्यूरॉन इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में क्या स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड साथ ही साथ साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंक्टर। ये यूरेथ्रल स्पिंक्टर जो है ये ओपन हो जाएगा, ये वाल खुल जाएगा, और यहाँ से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, रिलीज ऑफ यूरिन, और यूरिन बाहर चला जाएगा। और इस प्रोसेस का नाम ही क्या है, मिक्सचुरेशन। चले आगे, the process of release of urine is called micturition, and the neural mechanism causing it is called the micturition reflex। ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स है, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। An adult human excretes an average 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। मैंने जैसा बताया है 180 लीटर पर डे प्रोड्यूस होता है और 1.5 लीटर यूरिन पर डे एक्सक्रीट होता है।
यूरिन फॉर्मेशन इज लाइट येलो कलर, यूरिन का कलर यह है लाइट येलो, वाटरी फ्लूइड है एंड स्लाइडली एसिडिक, 6 pH है इसका, एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, और एक बहुत बदबू आती है, टॉयलेट से जो बदबू आती है वो लगातार ऑर्डर स्मेल्स के कारण है। यहाँ पर इसका पीएच कैसा होगा, स्लाइडी एसिडिक पीएच है इसका, 6 pH है लगभग, वाटरी फ्लूइड है और लाइट येलो कलर है, डार्क येलो नहीं, लाइट येलो कलर है। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे, मतलब 1.5 लीटर जो हमने यूरिन एक्सक्रीट किया उसमें 25 से 30 ग्राम हमने क्या एक्सक्रीट की है, यूरिया। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, और अलग अलग कंडीशंस है जो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करती है, अफेक्ट, उसको चेंज कर देती है, उसका कैरेक्टर बदल देती है। और इसीलिए एनालिसिस ऑफ यूरिन इज हेल्पफुल इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। हमारी बॉडी में होने वाले कुछ भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उनकी उनकी जो साइन है वो कहाँ ऑब्जर्व होगा आपको, यूरिन के एनालिसिस में, क्योंकि जो भी गड़बड़ होगी उस गड़बड़ को कचरे के थ्रू कहाँ फेंका जाएगा, यूरिन में। और यूरिन की अगर आपने एनालिसिस कर ली तो आपको जो भी डिसीज है हमारी बॉडी में वो पकड़ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसूरिया and ketone bodies ketonuria in urine indicating of diabetes mellitus, इसी को हमने क्या नाम दिया है, डायबिटीज शुगर नाम दिया है, डायबिटीज मेलाइटस। अगर यूरिन में ज्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज आ रहा है या कीटोन बॉडीज आ रही है तो उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस, ये इसी से पता लगाया हमने। चलो अब देखते हैं अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में फर्स्ट ऑर्गन हमारा क्या है, लंग्स। लंग्स भी क्या एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करेगा, बिल्कुल। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर H2O एवरी डे एक्सक्रीट करते हैं। हमने वहां जब चैप्टर शुरुआत की थी तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में CO2 ली थी और वाटर भी, तो CO2 200 ml पर मिनट ये एक्सक्रीट करता है, और वाटर भी अगर लगा तो ये एक्सक्रीट कर सकता है अगर एक्सेस हो तब। सेकंड है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। Our body secretes bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs। तो लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, और ये भी कुछ सब्सटेंस को क्या करती है, एक्सक्रीट्स, और वो सब्सटेंस है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, जो कि बाइल जूस का सेक्रेशन यही लीवर करता है। कौन कौन है वो, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स, ये सब लीवर एक्सक्रीट करता है। और इनको कहाँ करेगा एक्सक्रीट, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ये क्या होंगे, मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट अलोंग विथ डाइजेस्टिव वेस्ट, और जो फीकल मटेरियल है उसके साथ बॉडी से कहाँ आ जाएंगे, बाहर। नेक्स्ट और लास्ट इधर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा क्या, स्किन, और स्किन में क्या प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड। इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस अलोंग थ्रू देयर सिक्रीशन। टू इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे पास, स्वेट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड। दोनों ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, स्किन में। चलो काम करते आगे बात करते हैं। Sweat produced by the sweat gland is watery fluid containing NaCl and small amounts of urea and lactic acid। जो स्वेट, जो पसीना हमारी स्वेट ग्लैंड से आता है वो वाटरी फ्लूइड है, और उसमें क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, नमक है, इसलिए नमकीन होता है पसीना, और स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है उसमें, यूरिया एंड लैक्टिक एसिड भी है। पर प्राइमरी फंक्शंस of sweat gland is to facilitate cooling effects on the body surface. It also helps in the removal of some waste mentioned above। लेकिन ये
एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बॉडी से आउट करना ये मेन फंक्शन स्वेट ग्लैंड का नहीं है। स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी। हम जो पसीना हो रहे हैं वो इसलिए कि हमारी बॉडी ठंडी हो जाए, ना कि एक्सक्रीशन इसका मेन फंक्शन है, पर एसेसरी फंक्शन होगा। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी सीबेसियस ग्लैंड। एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम। सीबम के थ्रू ये क्या क्या एक्सक्रीट कर रहा है सीबेसियस ग्लैंड? स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। एंड दिस सिक्रीशंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। और स्किन पर जो ऑयल की कवर है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसको ऐसे मत समझना। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट could be eliminated through saliva। और जो हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है माउथ में, बक्कल कैविटी में, वो भी कुछ सब्सटेंस का क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन। तो ये अदर एक्सक्रीटिव सब्सटेंस कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के क्या क्या डिसऑर्डर है, और इसका फर्स्ट डिसऑर्डर निकल के आया वो क्या है? यूरेमिया। क्या है वो? यूरेमिया। फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड्स टू accumulation of urea in blood and condition called uremia which is highly harmful and may leads to kidney failure। क्या हो रहा है कि ब्लड में किसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है? यूरिया की। अगर चाय छन्नी के थ्रू चाय के कप में चाय पत्ती आ रही है, इसका क्या मतलब समझेंगे? इसका एक ही मतलब समझेंगे कि चाय की जो छन्नी है वो खराब हो गई है। वैसे किडनी क्या हो गई है? खराब हो गई है, और इस कंडीशन का नाम है यूरेमिया। किडनी की माल फंक्शनिंग, अकुमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, और इस कंडीशन को ही क्या कहा हमने? यूरेमिया। यूरेमिया किडनी फेलियर तक भी पहुंचा सकता है, ध्यान रखना। In such patients, urea can be removed by a process called hemodialysis। एक प्रोसेस जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, हीमोडायलिसिस से इस यूरिया को उस ब्लड से क्या कर दिया जाता है? फिल्टर कर दिया जाता है, और इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी से, और उस प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस। चलो डायलिसिस की मशीन बना लेते हैं हम पहले। ये है हमारी डायलिसिस मशीन। ये है हमारी डायलिसिंग मशीन। डायलिसिस मशीन बना रहा हूं यहां पर मैं। ठीक है, अब मैं इधर से बना देता हूं ट्यूब। ये है रहा ट्यूब हमारा। ये रहा ट्यूब, इसके अंदर भरा हुआ हमारा ये ब्लड है, इसके अंदर भरा हुआ हमारा हीमोडायलिसिस फ्लूइड है। ये हमने बना दी है आर्टिफिशियल किडनी, और इस प्रोसेस का नाम है हीमोडायलिसिस प्रोसेस। ये है हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड। ये है सेलोफेन ट्यूब। चलो अब हम प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से शुरुआत करते हैं हम। During the process of hemodialysis, the blood drained from the convenient artery is pumped into the dialysing unit
डायलाइसिंग यूनिट दैट इज आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड को कहाँ से निकाला है, क्योंकि ब्लड में यहाँ ये ब्लड है जिसको निकाला हमने आर्टरी से। किससे निकाला है? आर्टरी। हैंड की आर्टरी से हमने ब्लड को कहाँ निकाला है? बाहर। और उसको किस में छोड़ा है? डायलाइसिंग यूनिट, जिसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल किडनी में। इस ब्लड को ड्रेन कर दिया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। Blood drained from the convenient artery is pumped into the dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin। लेकिन इस ब्लड को यहाँ अगर हमने इंटर किया है बॉडी से बाहर, तो इसमें ऐड करते हैं हिपेरिन लाइक एंटीकोगुलेंट, क्योंकि ब्लड जैसे ही बाहर जाएगा उसका क्या हो जाएगा? कोगुलेशन। उसको चेक करना है तो हिपेरिन जैसे एंटीकोगुलेंट्स वहां ऐड करना है। Then the unit contains coiled cellophane tubes surrounded by a fluid dialysing fluid having the same composition as that of plasma except nitrogenous waste। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो, ये जो हमारी सेलोफेन ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या नाम दिया है? सेलोफेन ट्यूब। ये कोइल्ड ट्यूब है, वैसी ही ट्यूब है जैसा हीटर होता है। कोइल्ड ट्यूब, मैंने ज्यादा कोइलिंग नहीं की है यहाँ पर। तो इस कोइलिंग ट्यूब में क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। और उस ब्लड की प्लाज्मा और फिल्ट्रेट, यहां लिख देता हूं फिल्ट्रेट, या ऐसा लिख देते हैं हीमोडायलाइसिंग फ्लूइड। डायलाइसिंग फ्लूइड इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को किस में से माइनस कर दिया? प्लाज्मा में से। तो क्या बच गया है? हीमोडायलाइसिंग फ्लूइड। तो ये जो हीमोडायलाइसिंग फ्लूइड है और ब्लड का जो ये प्लाज्मा है, इन दोनों फ्लूइड में केवल डिफरेंस किसका है? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल किस में होगा? ब्लड की प्लाज्मा में। और अगर इनका दोनों का डिफरेंस रहेगा तभी तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल तेजी से कहाँ आना पसंद करेंगे? वो इस फ्लूइड में आ जाएंगे। कौन आना शुरू कर देंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। कहां से? ब्लड से। देखो यहां पर, द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउज द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के बेसिस पर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। किसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का। क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का कंसंट्रेशन हाई किस में है? ब्लड के प्लाज्मा में। लो किस में है? डायलाइसिंग फ्लूइड में। तो हायर टू लोअर इनका मूवमेंट होगा और सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो किस में आ जाएगा? हीमोडायलाइसिंग यूनिट में। अब सेलोफेन मेम्ब्रेन को एक कन्वीनियंट वेंस में क्या कर दिया है? ट्रांसफर। निकाला आर्टरीज से था और पोर्ड किस में करेंगे? वेंस में। Nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid. This substance freely moves out thereby clearing the blood। और ब्लड को क्लियर कर देते हैं, सब्सटेंस डायलाइसिंग फ्लूइड में आ जाएंगे। The cleared blood is pumped back to the body through veins after adding an anti-heparin to it। अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या डालना पड़ेगा? यहाँ हिपेरिन डाला है, यहाँ एंटी हिपेरिन सब्सटेंस डालकर वापस ब्लड को ड्रेन कर दिया जाता है। किसमें? वेन्स में। दिस मेथड इज बोर्न फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हजारों, थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स के लिए ये नींव का पत्थर साबित हुई, बोन्स साबित हुई है। ये किसके लिए? बहुत सारे लोगों के लिए, वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स के लिए। क्योंकि इससे, इस प्रोसीजर, इस आर्टिफिशियल किडनी से कई सारे पेशेंट्स का यूरिया को हमने क्या किया है? फिल्टर किया है। समझ में आई बात? यहाँ से फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्लूइड, डायलाइसिंग फ्लूइड ट्रांसफर किया जाता है और यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल
है, डायलिसिंग फ्लूइड वाला फ्लूइड यहाँ कलेक्ट करते हैं, फ्रेशली यहाँ से डालेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे ताकि यहाँ इस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की क्वांटिटी इंक्रीज ना हो, नहीं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही क्रिएट ना होगा। अगला हमारा टॉपिक है रीनल फेल्योर, किडनी फेल्योर। अगली डिसीज जो है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर्स, किडनी फेल्योर्स। अगर किडनी ने फंक्शनिंग करना ही पूरी तरह बंद कर दिया, जबकि यूरेमिया में पूरी तरह बंद नहीं किया था, यहाँ पूरी तरह वर्क करना बंद कर दिया, तो अब इसका एकमात्र समाधान है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। Functioning kidney is used in transplantation from a donor, preferably a close relative, minimize its chances of rejection by the immune system of the host. और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हम पहला प्रेफरेंस किडनी को लेने का किसको देते हैं, क्लोज रिलेटिव्स को, या तो जुड़वा भाई हो या फिर भाई बहन हो या जुड़वा ना भी हो या कोई रिलेशन में हो, रिश्तेदार में हो, फिर हम एनिमल्स पे जाते हैं। अदरवाइज तो हम ह्यूमन बींग्स में क्लोज रिलेटिव्स को ही चूज करते हैं ताकि इम्यून सिस्टम का रिजेक्शन ना हो, टी लिम्फोसाइट्स का रिजेक्शन ना हो। Modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated techniques। और मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर से इस टेक्निक को हमने बहुत सुगम बना लिया है आज के टाइम पर। नेक्स्ट डिसीज है हमारी रीनल कैलकुलाई, जिसको हम पथरी की बीमारी कहते हैं। स्टोन आर इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट्स फॉर्म्ड विथ इन द किडनी। और किडनी के अंदर स्टोन जैसे, ग्रेन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स के क्रिस्टल बन गए हैं, ऑक्सलेट्स के क्रिस्टल बन गए हैं, और ये क्रिस्टल जाकर यूरेटर, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर क्या हो जाते हैं, ये अटक जाते हैं, और इससे बहुत ज्यादा पेन होता है बॉडी में, रीनल कैलकुलाई, जिसे पथरी की बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट डिसीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। तो किडनी के बॉमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, इसी डिसीज का नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब यह टॉपिक क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अगले चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे हम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।